अच्छा ज़फ़रुल्लाह साहब, में इसी से लिंक दो सवाल हैं मेरे, जिनको आप तोड़ तोड़ के तसल्ली से उनका जवाब दीजिएगा। एक सवाल तो ये, आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया ट्रेसिंग द हिस्ट्री प्री पार्टीशन के टाइम से लेकर अब तक, और आपने बहुत खूबसूरत तरीके से कड़ी मिलाकर हमें बताया कि तालीम क्यों ज़रूरी है, और ये बराबर करवाना बार बार बहुत अहम है, सुनने वालों के लिए भी, ज़ाहिर है पॉलिसी मेकर्स के लिए भी, लेजिस्लेटर्स के लिए भी, क्योंकि क्लीशे बन गया है कि तालीम अहम है, लेकिन हम उसको ट्रीट करते हैं जिस तरह वो कोई लग्जरी आइटम है। हालात साजगार होंगे तो देंगे, नहीं होंगे तो नहीं देंगे। लेकिन पिछले साल जब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, पाकिस्तान की तारीख़ की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई, उसके अंदर एक मुफस्सिल चैप्टर था तालीम पर, और उसका जो लिंक है पाकिस्तान की सालमियत, सोवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी के साथ। खुशी भी हुई वो चैप्टर देखकर कि फाइनली इसको एज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू एक्नॉलेज एटलीस्ट किया गया है। लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट वंस अगेन, जिस तरह कभी किसी आइन के पन्ने पर, कभी किसी अहम पॉलिसी के पेपर में नज़र आती है, लेकिन ऑन ग्राउंड वो अंडरस्टैंडिंग कि हम अगर कायम हैं तो कब तक कायम हैं, और अगर हमें कायम रहना है, मजबूत रहना है, तो तालीम के बग़ैर कोई और चारा नहीं है। इट्स नॉट अ लग्जरी, इट इज़ एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी फॉर पाकिस्तान। व्हाई डू यू थिंक, सो मेरा पहला सवाल ये है कि इस सोच का फुकदान क्यों है? आपने भी थोड़ा सा भी पॉइंट आउट किया, एक वेबिनार में हमारे साथ सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब आए हुए थे, उन्होंने तो बरमला कहा कि ये तो सोची समझी साजिश है कि हम अपने बच्चों को तालीम से महरूम रखते हैं, क्योंकि हम चाहते नहीं हैं कि हमारी कौम तालीम याफ्ता हो जाएगी तो सलाम कौन करेगा। सो इज़ दैट ट्रू? डू यू फील कि पॉलिटिकल विल की जो हमें कमी नज़र आती है, वहाँ पे कहीं शायद कोई नीयत का फतूर भी है? और नंबर 2, अगर ये नीयत का फतूर नहीं है, what are the tangible steps? We understand we are a resource strapped country, हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन दुनिया भर में, पाकिस्तान के अंदर हमने एग्जाम्पल्स के जहाँ पे जब विल होती है तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाता है उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहकर भी। तो कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसको नेशन वाइड मेन स्ट्रीम अगर हम कर लें तो शायद हम ओवरनाइट 100% नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम जहाँ पे इस वक्त जिस स्टेलमेट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम एटलीस्ट इससे कुछ कदम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं नियत का फतूर तो नहीं कहूँगा। देखें, जो रियासत चलती है उसका एक इंतज़ामी ढांचा है जिसमें सोचने वाला या उसको कानून और आइन का रूप देने वाला इदारा है, उसका नाम पार्लियामेंट है, जहाँ पे अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बैठते हैं और वो सबसे ज्यादा अवाम के करीब होते हैं। जब बॉल उनके कोर्ट में आई तो 1973 का दस्तूर बनाते हुए भी उन्होंने इसका एतराफ़ किया, लाजमी प्राइमरी तालीम के कवानीन बनाते हुए भी किया, आर्टिकल 25A डालते हुए भी किया। तो मैं पार्लियामेंट को 100 आउट ऑफ 100 दूंगा, लेकिन इसमें से 25 या 50 मैं वापस भी ले लूंगा कि कानून बनाने के बाद, आइन में लिखने के बाद उस पर अमल दरामद क्या हुआ, उसको पोस्ट लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी कहते हैं या एक ओवरसाइट कहते हैं, निगहबानी कहते हैं, जो पार्लिमानी कमेटियों में होती है, शायद वो उतनी नहीं हुई जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। दूसरे नंबर पे जब आपने ये एतराफ़ कर लिया, और वैसे 10 नंबर में इस बात के भी वापस ले लूंगा कि वसाइल भी बजट के जरिए वही देते हैं, उन्हें रखना चाहिए था। पंजाब को 2 वापस दे दूंगा क्योंकि उन्होंने एक दफा एक बजट में रखा कि भाई हमारे यहाँ तो तालीम बड़े अंदाज में है, बड़े उसकी स्ट्रीम्स हैं, कहीं मदारिस हैं जहाँ बिल्कुल मुफ्त है, कहीं पे प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पे बहुत महंगी है, कहीं पे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे तालीम बस तालीम ही है,
वहाँ फैसिलिटीज नहीं है, क्वालिटी नहीं है। तो उन्होंने बजट में रखा कि प्राइवेट स्कूल्स, और ये एक और मुल्क में भी मिसाल मिलती है कि वो 10% मेरिट पे अहल बच्चों को लेंगे। लेकिन ये सिर्फ कह देना बजट डॉक्यूमेंट में, उसके ऊपर अमल दरामद कैसे हुआ, उसकी लॉजिस्टिक्स क्या है, उसकी ऑपरेशनलाइजेशन कैसे होगी, उस पे शायद हमने इतना काम नहीं किया। आपने बजात और फिर एग्जेक्टिव ने ये इसको इम्प्लीमेंट करना है। वहां पे मेरे पास नंबर ही नहीं बचते कि मैं उन्हें दूं, है ही नहीं। उन्होंने कुछ इतना, शायद कुछ थोड़े बहुत एफर्ट्स हुए हैं, टू बी ऑनेस्ट। मसलन प्रॉब्लम का स्केल इतना बड़ा है, लेकिन हमारा बजट्स बढ़े हैं, कोई मॉनिटरिंग के, टेक्नोलॉजी असिस्टेंस के कई तरीके आए, जिसकी वजह से कुछ बच्चों को इंसेंटिवाइज किया गया, मुफ्त किताबें दी गई, उनको स्कॉलरशिप्स भी दिए गए कि अगर वो स्कूल जाएंगे, बड़े महदूद हों लेकिन एक इंसेंटिवाइज किया गया। तो थोड़े से नंबर उन्हें भी दे दीजिए। अदलिया ने इसे जस्टिसेबल बनाना था, यहाँ भी मेरे पास नंबर कम है। कि आपको ये कोई बात पोशीदा तो नहीं है कि आइन कहता है कि 5 से 16 साल के बच्चे स्कूल में होंगे। हमारी अदालत उज़्मा में फैसला हो रहा है गर्मियों की फीस ले सकते हैं प्राइवेट स्कूल के नहीं। ये तो अब उस स्पिरिट के खिलाफ जाता है। और उसमें सालाना इजाफा कितना होगा वो हो रहा होता है। तो कोताही में अगर आप नीयत का फतूर कहें तो हमारी रियासत के ढांचे में तमाम की कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है। लेकिन इतने अरसे में समाज में एक तब्दीली आई है। देखें, हम अफगानिस्तान में जिस तरह बच्चियों की तालीम को थियोलॉजिकली रेजिस्ट किया जा रहा है, हमारे यहाँ उसके मतलब बच्चियों के दीनी मदारिस भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं, कंबाइंड स्कूल भी हैं। तो थियोलॉजिकली हमारे पास कोई उसकी रेजिस्टेंस नहीं है। पहले सोशियोलॉजिकली रेजिस्टेंस भी होती थी कि कई इलाकों का कल्चर था कि जी नहीं, बच्चियां पढ़ेंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तालीम देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो भी मैं अगर समाज का अपने का मुशाहिदा करूं तो हमें पाकिस्तान के तमाम इलाकों में, भले वो खैबर पख्तूनख्वा हो, साबका कबायली इलाके हो, बलूचिस्तान हो, सिंध के अंदर हो, तो बच्चों की तड़प नजर आती है। मसलन अब सैलाब ज़दगान के बच्चे भी कह रहे थे कि हमें कुछ तो अरेंज करके दें कि हम अपनी तालीम जारी रख सकें। तो सोशियोलॉजिकली शायद उस रफ्तार से, जिस रफ्तार से मेरी या आपकी आरजू हो, वो नहीं तब्दीली आई, लेकिन आई है। फिर कुछ होता है लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम। मसलन कोरोना आ गया तो हमें एक्सपोज हुआ कि हमारा निज़ाम तालीम किस बुनत से बना हुआ है। हालांकि यहाँ एजुकेशनल टेलीविजन की बात हुई, अब इंटरनेट और स्मार्टफोन, डिजिटल पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान की पॉकेट्स में। आप वन साइज फिट ऑल फार्मूला नहीं बना सकते, हम उसमें नाकाम हुए। फिर कई बार सैलाब आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पहलू और, मेरा गांव है मौजा हबीब, जिला झंग में। वहां पे जो एक स्कूल है उसके 3 ब्लॉक्स हैं। एक 1910 या 25 में बना, जब हम अभी मसलन उसके दरवाजों को आज तक दीमक भी नहीं लगी, दीवारें भी, वो सैलाब का इलाका है, थोड़ा ऊंचा बना हो। उसके बाद एक ब्लॉक बना 60s में, वो भी गुजारा कर जाता है। लेकिन उसके बाद जो एक ब्लॉक बना ना, उसकी ईमानदारी हर सैलाब में लरस जाती है। तो हमें अगर इन्वेस्ट करना है तो मॉनिटर करना होगा कि स्कूलों की अच्छी बिल्डिंग्स हो, महफूज हो। जलजिला आया था, कितनी स्कूलों की बिल्डिंग्स बर्बाद हो गई थी। अच्छा, वैसे तो दहशतगर्दी की जंग में भी बहुत स्कूलों की बिल्डिंग्स बर्बाद हुई। तो हमें इस जाविये से भी देखना है। तो इसीलिए शायद नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में भी आया कि जो लोग पाकिस्तान के मुस्तकबिल को गहनाना चाहते हैं, वो तालीम को डिसरप्ट करना चाहते हैं, और जो लोग तालीम पाकिस्तान को एक बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हैं, वो उसके अपने हर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। एज यू मेंशन, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में वो अपने आइन में भी रिफ्लेक्ट करेंगे,
وہ اپنے قانون میں بھی ریفلیکٹ کریں گے. میری ایک آرزو ہوگی کہ یہ ہمارے سماج میں چلتی پھرتی حقیقت کے طور پہ بھی نظر آئے, اور اس کے لیے ابھی شاید ہمیں لمبا سفر طے کرنا ہے. سفر طویل ہے, زیادہ راہ کم ہے, مسافر زیادہ ہیں. ہمیں بڑی اسٹریٹجک قسم کی پلاننگ کر کے پریورٹائز کرنا ہوگا, اور اس میں مثلا وسائل کی کمی ایک بہانہ ہوتی ہے. کیا یہ وہی قوم نہیں ہے جس نے اقرا سرچارج کے نام پہ 60 ارب روپے اکٹھے کیے؟ کیا یہ وہی قوم نہیں ہے جو چیریٹیز کے ذریعے کتنے اعلیٰ اسکول آپریٹ کرتی ہے؟ کیا یہ وہی قوم نہیں ہے جس کے اگر کسی ضلع کی انتظامیہ چاہے تو وہاں پہ مثلا جھنگ کی مثال دوں, چناب کالج بن سکتا ہے, ڈویژنل پبلک سکولز بنتے ہیں. تو اس کو ایک کرنا یہ چاہیے کہ اب آئین نے چھتری دی ہے تو اس کی چھاؤں کو پھیلاتے چلے جائیں.